हेलो स्टूडेंट, उर्मिला मैम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। सभी को जय माता दी। आज अपना एक नया टॉपिक, नया चैप्टर शुरू होने वाला है, डाइजेशन सिस्टम, पाचन तंत्र। मैंने अभी आपको 2 चैप्टर कंप्लीट करवा दिए हैं, एक तो सेल और दूसरा सेल डिवीजन। जिन्होंने नहीं देखे है वो प्लेलिस्ट में जाके पहले वो दोनों चैप्टर देख लें। इसके बाद आपका ये सिस्टम शुरू किया है। और सबसे पहले डाइजेशन सिस्टम, जो सभी स्टूडेंट का लगभग फेवरेट ही होता है, तो ये अपना फेवरेट सिस्टम शुरू किया है, डाइजेशन सिस्टम, वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। डाइजेशन सिस्टम में आप सभी को पता है कि हम फूड के बारे में, भोजन के बारे में पढ़ते हैं कि जो भोजन किया वो करने के बाद उसका जो, जैसे ही हमने एक बाइट लिया और मुंह के अंदर डाला और उसका डाइजेशन शुरू होना बॉडी में शुरू हो जाता है। तो डाइजेशन सिस्टम अगर बात करें तो जब एवोल्यूशन हुआ था, जब लगभग जब विकास चल रहा था, तभी से भोजन की खोज होना भी शुरू हो गई थी कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो खाने लायक हैं और कौन सी चीज़ें हैं जो खाने लायक नहीं हैं। तो हमारी जितने भी सेंस ऑर्गन हैं, अगर हम बात करें, जितनी भी जो आँख, आपकी बातें करें आँख की, कान के, नाक की, मुँह की, तो जितने भी सेंस ऑर्गन होते हैं ये भी फूड के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। जैसे कोई भी चीज़ देखी, आप कहीं मार्केट में जा रहे हैं, आपने बढ़िया रसगुल्ले देखे, आपकी आंखों ने रसगुल्ले देखे, तो आपके तुरंत मन में क्या आएगा कि इनको खा लेना चाहिए, इनको ले लें, इनको खा लें। तो आपकी जैसे ही आंखों ने देखा तो आपके मन में, आपके मस्तिष्क में विचार क्या आया, उनको खाने का आया। अगर बात करें कि आप कहीं से निकल रहे हो, किसी के बाहर से निकल रहे हो और आपको बढ़िया कुछ अच्छा बनने की खुशबू आ रही, कि अंदर हलवा बन रहा है या कुछ भी अच्छा बन रहा है, उसकी आपको खुशबू आना शुरू हुआ, तो आपकी जो नोज है उसने आपको बताया है, उसने आपके मस्तिष्क तक ये सूचना पहुंचाई है कि यहाँ पे कुछ बहुत अच्छा बन रहा है, तो इसको खा लेना चाहिए। अब बहुत सारे लोगों के मुंह में तो अभी पानी आ गया खाने की सुन के, है ना। तो इन सब चीज़ों को, या मान के चलो कि कोई बैठ के बहुत अच्छी बातें कर रहा है कि भैया मैं वहाँ गया था, कहीं बफर में गया था, वहाँ पे ये था वो था, तो आपके कानों ने वो सारी चीज़ें सुनी, तो कानों ने उनको सुनी, आँखों ने उसकी इमेज बनाई, और आपकी जो नोज है उसने उसकी स्मेल भी ले ली, और आपका जो मस्तिष्क है उन तक वो सारी जो सूचनाएं थी, वो इन्फॉर्मेशन थी, वो आपकी मस्तिष्क तक, ब्रेन तक पहुंच गई, और तुरंत आपका जो मन होगा वो बोलने लगेगा, आपका मस्तिष्क तुरंत ऑर्डर देगा कुछ ना कुछ खाने के लिए। तो ये जो सारी जितने भी बॉडी के जो सेंस ऑर्गन है वो भी आपको भोजन के लिए बहुत एक्टिव होते हैं। और भोजन का संबंध सिर्फ इसी चीज़ से नहीं है, अगर बात करें तो भोजन का संबंध सिर्फ इसी चीज़ से नहीं है कि आपकी जो फूड की रिक्वायरमेंट है बॉडी में, या आपकी ऊर्जा की जो रिक्वायरमेंट है वो फूड उसको पूरा कर रहा है। फूड से या भोजन से अगर मैं बात करूं तो आपकी जो ब्रेन है, आपकी जो न्यूरॉन है, वो उनको भी सेटिस्फिकेशन मिलता है। अब वो भी जब सेटिस्फाइड होती हैं तो वो आपके भोजन से ही होती है। तभी आप कहीं जाते हो, आप कितने भी गुस्से में हो, अगर आप घर पे हैं और आपको बहुत अच्छा बढ़िया खाना मिल गया, बहुत आगे से किसी ने आपको आके तुरंत पानी के लिए, चाय के लिए, खाने के लिए बहुत अच्छा आपके सामने पेश किया, तो आपका जो तनाव होगा, आपकी जो गुस्सा होगी, वो सब 1 मिनट में छूमंतर हो जाएगी। आप कहीं किसी के घर में गए तो आपने सुना होगा भोजन के पीछे लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं, खाने पीने के पीछे लोग बोलते हैं उनके घर गए थे, उन्होंने तो चाय नाश्ता के लिए नहीं पूछा है, उन्होंने तो खाना के लिए ही नहीं पूछा है। और अगर दामाद आ जाए ससुराल में तो फिर उसकी तो जब शुरुआत में जैसे ही आएगा और जाने तक उसके खाने पीने के लिए तो इतनी खातिरदारी होगी कि आप सभी जानते ही हो, जिनकी शादी हो गई होगी वो तो ज़रूरी जानते होंगे अच्छे से। तो आज जो डाइजेशन सिस्टम, अगर आप डाइजेशन सिस्टम की बात करूं तो इससे आपकी न्यूरॉन जो होती हैं उनको भी संतोष प्राप्त होता है जब आप अच्छा खाना खाते हो। कई बार देखा होगा कि जब आप भूखे पेट होते हो तो कोई भी कुछ भी बोलता है तो तुरंत चिड़चिड़ापन आ जाता है, तुरंत गुस्सा आने लगती है, क्योंकि आपकी जो न्यूरॉन्स होती हैं, आपकी जो कोशिकाएं होती हैं, वो पूरे टाइम वर्क कर रही होती हैं। तो बहुत सारी अपने बॉडी के अंदर बहुत सारी कोशिकाएं टूट रही हैं, नई कोशिकाएं बन रही हैं, तो उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, तो वो एनर्जी हमें फूड से प्राप्त होती है। तो अपने शरीर की प्रत्येक कोशिका को, जो कोशिका के अंदर जो मेटाबॉलिक क्रियाएं जो हो रही हैं, वो जो बराबर उनमें जो काम चल रहा है, बराबर प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, गोल्जी बॉडी अपना काम कर रही है, पूरी बॉडी अपना काम कर रही है, सारे जो सिस्टम चल रहे हैं, अगर बात करें नर्वस सिस्टम या डाइजेशन सिस्टम या उत्सर्जन तंत्र, जितने भी सिस्टम चल रहे हैं, तो इन सबको चलाने के लिए एक चीज़ की ज़रूरत होती है, वो है एनर्जी। और एनर्जी आपको किस चीज़ से मिलती है, तो भोजन से मिलती है। तो भोजन से जब जिस चीज़ को ज़रूरत है, आपकी कोशिकाओं को एनर्जी की ज़रूरत है, और जब आप
उसी मात्रा में एनर्जी को देते हो। भोजन आप प्रॉपर लेते हो, जब आपको भोजन भूख लगी तब आपने कुछ भी खा लिया पी लिया तो आपकी जो मस्तिष्क होगा, आपकी जो न्यूरॉन्स होंगी, आपकी जो कोशिकाएं होंगी, वो सब संतोष रखेंगी, जिससे आप एकदम से खुश रहोगे, हैप्पी रहोगे। अगर आपको भोजन, अगर आप एक दिन, क्या होता है कि कुछ लोग थोड़ी सी कुछ हो गई घर में बात और आपने खाना पीना बंद कर दिया, तो पहले तो आप पहले से ही गुस्सा है और उसके बाद आपने खाना पीना भी बंद कर दिया, तो आपकी जो अंदर की जो सेल्स होंगी वो क्या करेंगी कि वो, उनको और एनर्जी की ज़रूरत होगी और उनको भोजन नहीं मिलेगा, उनको एनर्जी नहीं मिलेगी, तो आपकी न्यूरॉन्स आपके मस्तिष्क को और ज़्यादा तनाव युक्त बनाएंगी और आपकी जो गुस्सा होगी वो और ज़्यादा हाइपर होगी। कभी भी गुस्सा आए तो सबसे पहले चिल करो, ठंडा पानी पियो और कुछ अच्छा सा खा लो। जैसे आपने देखा होगा, एक ऐड आता था, एक टॉफ़ी वाला था एक ऐड, जिसमें वो एक कोई हीरो वगैरह था जो गाड़ी में होता है, वो कुछ भी उल्टा सीधा बोलता है और जब आप देखते हो उसको टॉफ़ी दे देते हैं तो एकदम से सही हो जाता है, बहुत अच्छे से, एकदम अच्छे से बोलने लगता है। पहले एकदम एंग्री मैन की तरह बात करता है, फिर एकदम से सॉफ्ट तरीके से बात करने लगता है। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। तो आपका जो भोजन होता है वो आपकी न्यूरॉन को सेटिस्फाई करता है और आपके ब्रेन को प्रॉपर तरीके से काम करने में हेल्प करता है। आपकी पूरी बॉडी को, पूरे शरीर को एक सही वे में, एक सही तरीके से जो चलाने का जो काम करता है वो आपका फूड करता है। और जब भोजन लेंगे तो भोजन के लिए प्रॉपर एक सिस्टम बना हुआ है। जैसे कोई भी, अगर मैं अपनी बॉडी की बात करूं तो जैसे बाहर कोई एक संस्था होती है तो उसमें सारे अपार्टमेंट बटे हुए होते हैं, सारे काम प्रॉपर सबको एक एक काम कर दे दिया जाता है। या मैं अपने घर की ही बात करूं तो जैसे आपके घर में होते हैं तो जेंट्स होते हैं, उनका काम होता है कि वो बाहर जाके कमाते हैं। घर में महिलाएं होती हैं, उनका काम होता है कि घर के काम करना। वैसे ही घर में जो कोई भाई बहन होते हैं, उनका काम, जिनका टीचिंग का काम होता है, वो अपना टीचिंग कर रहे हैं, पढ़ाई का काम होता है, वो अपना रीडिंग कर रहा है, बच्चों का काम। तो जैसे सबको घर में सबके काम बटे हुए होते हैं ना, वैसे अपने बॉडी के अंदर एक एक सिस्टम के काम बटे हुए हैं। तो पाचन तंत्र या जो डाइजेशन सिस्टम है, इसका काम जो होता है वो भोजन का ऑक्सीकरण करना होता है, ऑक्सीडेशन करके, और जो जटिल पदार्थ होते हैं उनको सरल पदार्थों में बदलकर एनर्जी प्रोवाइड करना होता है अपने बॉडी के लिए। ऐसे ही सारे सिस्टम जो होते हैं वो सब सारे सिस्टम अपना अपना काम बॉडी के अंदर कर रहे हैं। आगे देखें, डाइजेशन सिस्टम शुरू किया है आज, ये तीसरा चैप्टर है और आप प्ले लिस्ट में जाके सेल और सेल डिवीजन भी पढ़ना है। आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि इसमें मुझे ये समझ में नहीं आया या कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वैसे ही कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। आप देखें, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कुछ लिख के रखा है जिससे लिखने का टाइम बचे। आप देखें, शरीर में विभिन्न क्रियाओं को संपादित करने के लिए ऊर्जा किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और सजीवों में, सजीव यानी जो जिनके अंदर जीवन है, उनमें सजीवों में ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो भोजन से। किससे प्राप्त होती है ये ऊर्जा? ये ऊर्जा में फूड से प्राप्त होती है। सुबह से शाम तक हम जितने भी काम कर रहे हैं उन सब काम को करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। आप थोड़ा सा कुछ काम करते हो फिर आप देखते हो थोड़े टाइम बाद आपको फिर से भूख लगने लगती है, क्योंकि आपकी एनर्जी का लॉस होता है। आपको फिर से आप कुछ खा लेते हो, तुरंत आपको एनर्जी मिल जाती है, फिर आप अपना काम में लग जाते हो। तो सजीवों में एनर्जी की ज़रूरत होती है और उस एनर्जी की जो पूर्ति करता है वो कौन करता है? आपके बॉडी में भोजन करता है। अब देखें कि पाचन होता क्या है। तो जो जटिल भोज्य पदार्थ हैं, जटिल भोज्य पदार्थों जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन आदि को जलीय अपघटन द्वारा, अभी मैं आपको बताऊंगी कि जलीय अपघटन क्या होता है। जलीय अपघटन द्वारा सरल पदार्थों में तोड़ना पाचन कहलाता है। जैसे आप बात करें, आपने आलू खा लिया, आलू में क्या होगा? आलू में स्टार्च होता है। स्टार्च एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है, तो कार्बोहाइड्रेट किस में बदल जाएगा? बॉडी में जाके ग्लूकोज में बदल जाएगा। अगर वसा की बात करें तो ये फैटी ग्लिसरॉल में बदल जाएगा। प्रोटीन की बात करें तो ये अमीनो एसिड में बदल जाएगा। तो ये इनके जटिल रूप है, इन जटिल रूप से ये सरल रूप में बदल जाएगा, जिससे बॉडी हमारी वो काम अपने यूज में ले सके। अगर आपने ग्लूकोज पी लिया तो ग्लूकोज आपका डायरेक्ट ही डिजॉल्व हो जाता है आपके बॉडी के अंदर। सरल पदार्थों में तोड़ना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। आगे देखें, भोजन को पचाने की जो संपूर्ण क्रिया है
आपकी बॉडी में भोजन को पचाने की संपूर्ण क्रिया है वो 5 अवस्थाओं में कंप्लीट होती है, 5 अवस्थाओं में पूर्ण हो जाती है। 5 अवस्थाएं कौन कौन सी है? तो आप 5 अवस्थाएं देखें। पहली है अंतर्ग्रहण, जिसको इनिगेशन बोलते हैं। अंतर्ग्रहण का मीन्स होता है अंतःग्रहण। अंत मीन्स अंदर, ग्रहण मीन्स कोई भी चीज़ को लेना। मतलब आपने भोजन, आपके सामने कुछ खाने की वस्तु आई, आपने उसको तोड़ा और एक बाइट लेके आपने उसको अपने मुंह में डाला, बस इतना क्या हो गया? आपका अंतर्ग्रहण हो गया। क्योंकि पाचन तो तभी होगा जब आप कोई चीज़ आपके मुंह में आप उसको खाओगे, आपने मुंह में उस चीज़ को लोगे, उसको अपने मुंह में डालोगे, तब अंतर्ग्रहण होगा, तभी उस चीज़ का पाचन होगा। जब तक आप अपने मुंह के अंदर कोई चीज़ खाओगे नहीं, ले जाओगे नहीं, तो अंतर्ग्रहण होगा नहीं। अंतर्ग्रहण मीन्स होता है कि किसी भी बाइट को लिया, कुछ भी खाने वाली वस्तु ली, उसको अपने मुंह में डाला, उस पाचन की क्रिया वहीं से शुरू हो जाती है। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है पाचन। जैसे आपने मुंह में आपने कोई चीज़ खाई, वहीं से पाचन शुरू हो जाता है। आपके एक क्वेश्चन यहीं से आता है कि आपकी पाचन की क्रिया जो होती है वो कहाँ से शुरू होती है? तो आपकी मुख से ही शुरू हो जाती है, आपकी बक्कल कैविटी से ही पाचन की क्रिया शुरू हो जाती है। पाचन अगर मैं बात करूं तो स्टार्च का पाचन आपके मुख से ही शुरू हो जाता है। मुख में सलाइवा ग्लैंड होती है, जिनसे सलाइवा निकलती है, लार निकलती है लार ग्रंथियों से, और वो लार उस लार में टाइलिन एंजाइम होता है, जिसकी उपस्थिति में स्टार्च का पाचन होता है। मैं आपको आगे डिटेल में पढ़ाऊंगी। तो अंतर्ग्रहण किया, अंतर्ग्रहण करने के तुरंत बाद ही मुख से ही आपका अंतर्ग्रहण हो गया, पाचन हो गया। अगला जो होता है वो अवशोषण होता है। अवशोषण मीन्स होता है जो पचित भोजन है, जो आपने भोजन किया, उसका पाचन हो गया। पाचन होने के बाद क्या होता है? पाचन में आपका कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन या जो भी और एलिमेंट आप भोजन के द्वारा, खाने के द्वारा आप लेते हो, उन सब चीज़ों का पाचन हो जाता है। लेकिन पाचन होने के बाद क्या होता है कि जो आपका पचित जो भोजन होता है, जो बॉलस के रूप में होता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में बिलाई नाम की संरचनाएँ होती हैं, और जो बिलाई नाम की जो संरचना होती है वो एब्जॉर्प्शन का काम करती है। उस पचित भोजन को ऐसा समझ लो कि निचोड़ने का काम करती है, उसको और ज़्यादा उसको निचोड़ती हैं, जिससे कि उसमें कोई भी और आपके शरीर के लिए उपयोगी जो एलिमेंट कुछ रह जाते हैं, कुछ भी अगर कण उसमें रह गए तो उनका भी एब्जॉर्प्शन हो जाता है बिलाई के माध्यम से। इसको अवशोषण बोलते हैं। अवशोषण के बाद होता है स्वांगीकरण। स्वांगीकरण में क्या होता है कि आपका जो अवशोषण हुआ या पचित भोजन हुआ, उन पदार्थों को, उन कार्बोहाइड्रेट, वसा या प्रोटीन, उन जो जटिल पदार्थ है वो सरल पदार्थों में टूट गए, उनको टूटे हुए उन पदार्थों को या अवशोषित किए हुए उस मटेरियल को, स्वांगीकरण मीन्स होता है उस मटेरियल को ब्लड के थ्रू, ब्लड में मिला के ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में पहुंचाना, उसको स्वांगीकरण या एसिमुलेशन कहते हैं। मल परित्याग या डेफिकेशन, ये क्या होता है? इसमें जो आपका पचित भोजन है, जो बिल्कुल वेस्ट मटेरियल है, जो आपके किसी भी काम का नहीं है, कोई यूज का नहीं है, वो आपकी बॉडी उसको बाहर छोड़ देती है, इसको मल परित्याग बोलते हैं। जैसे अगर बात करें कि आप सुबह सुबह किचन में पहुंचे, साफ़ सुथरी किचन है, आपने खाना बनाना शुरू किया, तो आप जैसे आप अपने कुछ तो नया प्रोडक्ट बना लोगे। जैसे इसमें पाचन में क्या हो रहा है, कुछ तो नई चीज़ें बन रही, लेकिन कुछ ना कुछ वेस्ट मटेरियल भी निकल रहा। ऐसे आपने जब भोजन बना के तैयार किया किचन में, तो आपने बढ़िया सब्जी, चपाती वगैरह सब कुछ बना के रख ली, लेकिन किचन में आपने देखा होगा जब आप किचन में जाते हो तो एकदम साफ़ सुथरी होती है। जब खाना बनाने के बाद आप देखते हो तो बहुत सारा उसका जो गार्बेज निकलता है, जो कचरा निकलता है, ऐसे समझ लो ऐसी अपनी बॉडी एक नया प्रोडक्ट बना रही होती है। तो जब नया प्रोडक्ट कुछ बनेगा तो कुछ उसका जो वेस्ट मटेरियल होगा वो भी निकलेगा, जो बॉडी अपने आप से बाहर कर देती है। तो ये आपका मल परित्याग तक कंप्लीट हो गया। इसके आगे मैं आपको बताती हूँ। देखिए, पाचन तंत्र का अध्ययन 2 भागों में किया जाता है। पाचन तंत्र के अध्ययन के लिए या बोलें तो इसके स्टडी को सरल बनाने के लिए इसको हम 2 भागों में पढ़ सकते हैं। मैंने आपको वो 5 जो बताए हैं कि पाचन की जो क्रिया होती है, वो पाचन का जो पूरा जो सिस्टम चलता है वो 5 अवस्थाओं में कंप्लीट हो जाता है। पहली क्या थी? अंतर्ग्रहण, दूसरा पाचन, तीसरा उसका था एब्जॉर्प्शन, अवशोषण, और चौथा था स्वांगीकरण, और 5वां था मल परित्याग। उसके वो एक 5 स्टेप्स थी, 5 अवस्थाएं थी, जिनमें पूरा पाचन की जो क्रिया होती है वो पूरी कंप्लीट हो जाती है। लेकिन अगर अध्ययन की दृष्टि से हम बात करें तो इसको हम 2 भागों में बांट के इसका अध्ययन कर सकते हैं। पहला आहार नाल एंड दूसरा पाचक ग्रंथियां। आहार नाल की अगर मैं बात करूं
तो आहार नाल किसको बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल हम किसको बोलेंगे कि मुख से लेके एक पूरा एक ही पाइप होता है जो आपके मुख से लेके और आपके एनस तक जाता है। तो बस वो पाइप में या बोले उस आहार नाल में क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। वो अलग अलग जगह अलग अलग स्ट्रक्चर बना लेती है, अलग अलग संरचना बना लेती है, तो उसकी उन संरचनाओं के हिसाब से उनको अलग अलग नाम दे दिए गए। बाकी एक ही नाल है, एक ही कैनाल है, एक ही पाइप बोलते हैं, तो एक ही पाइप है जो आपके मुख से लेके और एनस तक जाता है। वो कहीं पे भी रुकेगा नहीं, कहीं पे भी कोई अलग अलग स्ट्रक्चर नहीं है, बस उसी पाइप में और पूरा एक अलग अलग आकार दे दिया जाता है, जिसको अलग अलग नामों से हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो पहले हम बात करें आहार नाल की। तो आहार नाल की अगर हम बात करें, सबसे पहले क्या आएगा उसमें? मुख, माउथ आएगा। मुख यानी जो आपको बाहर जो संरचना, जो आपको बाहर की जो संरचना दिख रही उसको मुख बोलेंगे, उसको माउथ बोलेंगे। जो आपको बाहर से लिप्स वगैरह जो ओंठ वगैरह दिखाई दे रहा है उसको हम मुख बोलते हैं। मुख में हम सिर्फ ओंठ का या बोले लिप्स का अध्ययन करते। मुख के बाद हम जाए तो मुख गुहा। मुख गुहा जब हम मुख को खोलेंगे, माउथ को ओपन करेंगे, तो हमें क्या नजर आएगी? मुख गुहा नजर आएगी, बक्कल कैविटी नजर आएगी, जिसको हम बक्कल कैविटी बोलते हैं और इसी को ओरल कैविटी भी कहते हैं। हिंदी में इसको मुख गुहा कहते हैं। जब मुख गुहा के अंदर जाते हैं, जब आ करके देख सकते हो कि हाँ मुख गुहा के अंदर क्या क्या होता है। तो जब मुख गुहा के अंदर जाते हैं बक्कल कैविटी में, हमें किन किन चीज़ों की, किन किन अंगों की स्टडी करनी पड़ती है। तो बक्कल कैविटी के अंदर मैं आपको टीथ पढ़ाऊंगी, टंग पढ़ाऊंगी, प्लेट पढ़ाऊंगी। प्लेट यानी तालू, टीथ यानी आपके दांतों का अध्ययन करना होगा, आपकी जीभ का अध्ययन करना होगा। और बक्कल कैविटी में ही हम किसका अध्ययन करेंगे? लार ग्रंथियों का अध्ययन करेंगे। तो जो लार ग्रंथियां होंगी वो भी बक्कल कैविटी में ही पाई जाती हैं। तो मुख, मुख हुआ, ये सब बस आहार नाल का ही भाग है। मुख का कुछ और आकार, कुछ और जो शेप था उसको मुख बोल दिया। मुख गुहा एक गुहा थी, एक कैविटी थी, उसको मुख गुहा नाम दे दिया। अब आगे चलें तो क्या मिलेगा? ग्रसनी। मुख गुहा फिर सक्रिय होके ग्रसनी का ग्रसनी की एक संरचना जो यहाँ पाई जाती है। ग्रसनी में क्या होता है? आपकी नेजल कैविटी और बक्कल कैविटी दोनों जाके फेरिंग्स में या ग्रसनी में खुलती है, उसको हम ग्रसनी बोलते हैं। मैं अगर आपको बताऊं कि आपकी जो नासा गुहा है, जो आपकी नेजल कैविटी और बक्कल कैविटी, जो दोनों जाने के बाद एक छोटा स्थान होता है जहाँ ये दोनों खुलती है और इसके बाद दोनों पाइप अलग अलग हैं। अगर मैं बात करूँ, ये दो मार्कर है, ऐसे इस टाइप के दो पाइप हैं, इस टाइप की दो नली होती है या दो पाइप होते हैं। इसमें जो आगे वाला होता है इसको हम श्वास नली बोलते हैं, जो पीछे वाला होता है इसको आहार नाल बोलते हैं, आहार नली बोलते हैं। तो जो आगे वाली आपकी जो स्ट्रक्चर दिख रही है ये विंड पाइप होती है, उसके जस्ट पीछे आपकी जो होती है वो एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल होती है। तो ग्रसनी वाला जो भाग होता है, ये फेरिंग्स वाला जो भाग होता है, इसमें आके दोनों कैविटी खुलती है। बक्कल कैविटी भी इसमें आके खुलती है और नेजल कैविटी भी इसी में आके खुलती है, इसको फेरिंग्स बोलते हैं। ग्रसनी के बाद जो ग्रासनाल होता है, ईसोफेगस, ईसोफेगस बोलते हैं, जो मैंने आपको अभी बताया कि ये श्वास नाल है, श्वास नाल के पीछे जो नाल होती है उसको ग्रासनाल या ईसोफेगस कहते हैं। ये आपको जो बाहर नजर आ रही ये विंड पाइप है, ये श्वास नली है, इसके जस्ट पीछे क्या होगी? तो इसके जस्ट पीछे ग्रास नाल होगी, भोजन वाली पाइप होगी या भोजन वाली नली होगी। तो ग्रसनी, ग्रासनाल, ग्रासनाल कहाँ जाके खुलती है? तो ग्रासनाल आमाशय में जाके खुलती है। आमाशय या स्टमक, आमाशय में कुछ जठर ग्रंथियां होती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है जिससे गैस्ट्रिक जूस निकलता है, उनमें कुछ एंजाइम होते हैं और उन एंजाइम और उन अम्ल के वजह से ही आपका जो आमाशय में पाचन की क्रिया होती है। कुछ गैस्ट्रिक जूस में कुछ ऐसे एंजाइम निकलते हैं जिनकी उपस्थिति में, जैसे पेप्सिन एंजाइम निकलता है जो प्रोटीन का पाचन करता है। तो इस टाइप से कुछ एंजाइम होते हैं। लाइपेज आपका वसा का पाचन कर देता है। जो कुछ एंजाइम होते हैं वो क्या करते हैं कि आमाशय में जो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन है उनका पाचन का काम करते हैं। और HCl अम्ल निकलता है, वो क्या करता है? तो वो HCl अम्ल क्या कर देता है? जो भोजन के साथ बैक्टीरिया, वायरस आए हैं तो वो उनको नष्ट कर देता है। आमाशय, आमाशय के आगे चले तो आमाशय जाके एक सक्रिय सी पतली सी नली में खुलता है, जो सबसे बड़ी इसकी आहार नाल का अगर बोले तो सबसे बड़ा अंग है, सबसे 7-8 मीटर की होती है आंत्र। तो ये आंत में इंटेस्टाइन में खुलती है। इंटेस्टाइन दो प्रकार की होती है या दो होती है, छोटी आंत एवं बड़ी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल पहले जाके ये आमाशय छोटी आंत में खुलेगा। छोटी आंत में बिलाई नाम की संरचनाएं होती हैं जो एब्जॉर्प्शन का काम करती हैं। छोटी आंत में जो जितना भी बचा हुआ जो
पचित जो भोजन होता है उसका अवशोषण हो जाता है छोटी आंत के द्वारा, छोटी आंत में उपस्थित बिलाई के द्वारा। छोटी आंत के बाद जो पचित जो वेस्ट फूड होता है वो बड़ी आंत में पहुंच जाता है, और बड़ी आंत में पानी का अवशोषण होता है, पानी सूख जाता है उसमें, और बड़ी आंत के माध्यम से ये जो वेस्ट मटेरियल होता है वो कहाँ पहुंचता है, ये रेक्टम में पहुंचता है, और रेक्टम से ये एनस के द्वारा बॉडी के बाहर पहुंच जाता है, ये बॉडी के बाहर निकल जाता है वेस्ट मटेरियल। ये आपका ये आहार नाल, मैंने आपके आहार नाल के सारे जितने भी इसके जो भाग हैं उनसे आपको रूबरू करवा दिया है। अब आ जाए पाचक ग्रंथियों की ओर। तो लाल ग्रंथियाँ से जो एंजाइम निकलेगा वो मुख गुहा में होगा। लीवर से जो जूस निकलता है वो भी पाचन में सहायक होता है। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है, एक मिश्रित ग्लैंड्स होती है, एक मिश्रित ग्रंथि है। इससे जो जूस निकलता है उसको पूर्ण पाचक रस बोलते हैं, क्योंकि इसकी जो पावर होती है, उसके जो जूस की जो पावर होती है वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा तीनों को पचाने का काम करता है अग्नाशयी रस, इसलिए इसको पूर्ण पाचक रस कहते हैं। अब मैं आपको अभी जो आज मैंने आपको जो पढ़ाया है, जो बताया है, वो सब सिर्फ इनके नाम से, इस आहार नाम में मुझे क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ानी है उन सब चीज़ों से मैंने आपको परिचित करवाया है, बस रूबरू करवाया है। अब इस जर्नी पे अपन निकल चुके हैं। इसको डिटेल में पूरा अच्छे से पढ़ाएंगे। एक एक अंग का डायग्राम बना के मैं आपको पढ़ाऊंगी कि मुख क्या होता है, मुख गुहा में टंग क्या होती है, टंग का काम क्या होता है, टीथ का काम क्या होता है, ये सारे जितने भी जो मैंने आपको जो डाइजेस्टिव ऑर्गन है, इन सारे डाइजेस्टिव ऑर्गन को विथ डायग्राम, विथ ट्रक के साथ मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगी। इससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन जाएगा ही नहीं। बस आप ऐसे ही अच्छे से मन लगा के पढ़ते रहें। और आप यहाँ पे कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। और आज की क्लास आपको पसंद आई है तो आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।